अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया था उसके बारे में, इस थ्योरी को समझने से पहले हम 2-3 और टर्मिनोलॉजीज हैं उसको और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है हमारा आपका एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। इसको आप कहते हैं आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण, एक ही बात है, आत्मसातकरण, ठीक है, या आत्मसातीकरण। बेसिकली आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातकरण का मतलब यह है कि किसी अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के अंदर या पुरानी या प्रीवियस नॉलेज के अंदर नई नॉलेज को ऐड करना, न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना, बस सिर्फ ऐड करना। इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि आपने क्या कर दिया? एसिमिलेशन कर दिया। आप कहेंगे क्या? एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन इन प्रीवियस स्कीमा, इन प्रीवियस स्कीमा। स्कीमा और नॉलेज एक ही बात है, ठीक है। पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, पुराने ज्ञान में ठीक है, नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा जो है वो एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, अब इसमें आप एक और आगे टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे, इसको आप एज ए फॉर्मूला कह सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला दिखाना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एसिमिलेशन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू प्रीवियस नॉलेज और स्कीमा, ठीक है, प्लस न्यू नॉलेज और न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, न्यू नॉलेज और इंफॉर्मेशन, ठीक है। पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को क्या करना? जोड़ना। प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, ठीक है। ये आप इसको एज एक फॉर्मूला भी आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी के साथ में क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा कि एसिमिलेशन बेसिकली होता क्या है। अब इसी के जैसा एक और बताया था आपको, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम। उसमें भी अक्सर कंफ्यूजन रहती है हमें कि एकोमोडेशन क्या होता है। तो एकोमोडेशन होता है आपका एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन, इसको कहते हैं आप समंजन या समायोजन, ठीक है, समायोजन या समंजन, ठीक है, समायोजन या समंजन भी कह देते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो अब ये क्या होता है? जो आपने एसिमिलेशन किया था, क्या एसिमिलेशन का भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे कि मॉडिफिकेशन इन प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, इन प्रीवियस नॉलेज with the help of न्यू नॉलेज, ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू नॉलेज, कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान की मदद से जो चेंज कर रहे हैं, अब आप जो उसमें आप परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। क्लियर है बात? जैसे अगर आप इसको एज ए फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? एकोमोडेशन इज इक्वल टू व्हाट? एकोमोडेशन इज इक्वल टू व्हाट? आपने कहा कि प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज एंड प्लस मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मीन्स उसमें परिवर्तन, चेंज, जो भी इसमें चेंज किया जाएगा। हिंदी वालों के लिए आप लिखेंगे कि नए ज्ञान की सहायता से पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? एकोमोडेशन मीन्स समायोजन कहलाता है या समंजन कहलाता है। क्लियर है बात? अब प्याजे ने कहा कि जैसे ही
एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पूरा होता है, ये वाला प्रोसेस जैसे ही पूरा होगा, इस प्रोसेस के पूरा होते ही एडेप्टेशन हो जाएगा, यानी कि अनुकूलन हो जाएगा। आपको याद होगा पिछली जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एडेप्टेशन इज इक्वल टू व्हाट, एडेप्टेशन पढ़ा था ना ऐसे, कि एडेप्टेशन जो है वो दो पार्ट्स में मिलकर बना है, एक में बना है आपका एसिमिलेशन से, ठीक है, एसिमिलेशन से, और दूसरा बना है आपका एकोमोडेशन से, ऐसे ही पढ़ा था। तो जैसे ही हमारा एसिमिलेशन का और एकोमोडेशन का पार्ट पूरा होगा तो क्या हो जाएगा, एडेप्टेशन हो जाएगा। और जैसे ही एडेप्टेशन पूरा हो जाएगा हम क्या करेंगे, चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। और एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का काम पूरा होते ही हमारे दिमाग में, हमारे अंदर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि संतुलन की अवस्था पूरी हो जाएगी। और जैसे ही संतुलन की अवस्था पूरी हो जाएगी, बच्चे के अंदर जो कंफ्यूजन पैदा हुई थी, बच्चे के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम पैदा हुआ था, असंतुलन की अवस्था आई थी, वो असंतुलन की अवस्था खत्म होकर के बच्चा किस में पहुंच जाएगा, अब अपना बच्चा क्लियरिटी की तरफ पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस को ही जो है वो क्या कहते हैं, बच्चे के नए ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम पीछे बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि एडेप्टेशन यानी कि इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले कि हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे एकोमोडेशन को कहते हैं हम समायोजन, ठीक है, समायोजन। और समायोजन जो होगा वो कैसे होगा कि जो आपका पुराना प्रीवियस ज्ञान है, ठीक है, पुरानी इंफॉर्मेशन, पुराना ज्ञान, ठीक, और उसमें प्लस क्या कर रहे हैं आप, जो आपका नया ज्ञान है, नया ज्ञान, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम चेंज कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन, इसको आप कहेंगे परिवर्तन, ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, परिवर्तन किया है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, कैसे काम करेगा। तो देखिए, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक बच्चा है जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का कुत्ता देखा है, ठीक है, बिल्ली नहीं देखी है, या इसका रिवाइस वर्सा कर सकते हैं जैसे आपको सुटेबल लगे। तो मान लीजिए हमने माना कि बच्चे ने सिर्फ कुत्ता देखा हुआ है, लेकिन अपनी जिंदगी में उसने कभी भी बिल्ली को नहीं देखा। अब वो जैसे ही किसी बिल्ली को देखेगा तो वो क्या कहेगा कि एक काला कुत्ता, अगर काली बिल्ली है तो कहेगा कि काला कुत्ता, तो काला कुत्ता। लेकिन उसने जब उसके चाल ढाल, उसके रवैये और उसकी कदकाठी या मीन्स जो उसका स्ट्रक्चर देखा, जब उसके बिहेवियर को देखा, तब उसने देखा कि ये जो चीज है जिसको वो अब देख रहा है वो चीज नहीं है जो उसने पहले से देखी हुई है। तो जो पहले से देखी हुई थी तब तो वो संतुलन की अवस्था में था बच्चा, कि उसने कुत्ता देखा हुआ है तो वो सेटिस्फाइड था कि हाँ जी ये तो जो है कुत्ता होता है और इस तरीके का होता है, इस तरीके की उसकी आवाज होती है। लेकिन जैसे ही उसने बिल्ली को हरकत करते हुए देखा और उसने उसकी आवाज सुनी, तो उसने देखा कि ये वो चीज नहीं है जिसको वो पहले से जानता है, मीन्स ये कुत्ता नहीं है, ये कुछ और है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके दिमाग में क्या होगी, कंफ्यूजन पैदा होगी। अब ये जो कंफ्यूजन पैदा हो रही है, ये कंफ्यूजन उसको कहां लेके जाएगी, किस तरफ लेके जाएगी, ये कंफ्यूजन उसको लेकर जाएगी कि उसको क्या करना है, अब अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करना है, क्लियरिटी चाहनी है। मतलब जो अब असंतुलन, पहले संतुलन में था, असंतुलन में आ गया है, अब वापस किसकी तरफ जाएगा, वो संतुलन। संतुलन पर जाने के लिए अब वो क्या करेगा, इन सारे प्रोसेस को धीरे धीरे पूरा करेगा। जैसे सबसे पहला काम तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा। बताया था ना कि ऑर्गेनाइजेशन करता है, इक्विलिब्रियम पर जाना है उसको। अभी बताया था आपको कि अगर हमें इक्विलिब्रियम पर जाना है, इक्विलिब्रियम पर जाना है, संतुलन की अवस्था पर जाना है, किसकी, संतुलन की अवस्था पर जाना है। तो संतुलन की अवस्था पर जाने के लिए तो बच्चे के दिमाग में इक्विलिब्रियम, संतुलन की जो अवस्था थी, वो संतुलन की अवस्था क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, यानी कि उसको क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इस कंफ्यूजन को हमने क्या कहा है, डिसइक्विलिब्रियम कहा है, इक्विलिब्रियम कहा था। याद आ रहा है आपको, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, इसको असंतुलन की अवस्था कहा है हमने कि असंतुलन हो जाएगा, ठीक है, असंतुलन की अवस्था हो जाएगी, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस डिसइक्विलिब्रियम की को वापस इक्विलिब्रियम पर आने के लिए क्या कि बच्चा जो है वो दो प्रोसेस को अपनाता है, एक एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन अपनाता है, अनुकूलन जिसको कह रहे हैं आप, ठीक है, अनुकूलन, और एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपनाता है, कि चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें हमने बात कर ली थी। इसमें अंदर हमने कहा था कि बच्चा जो है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करेगा, ठीक है। और एडेप्टेशन का प्रोसेस ये बता दिया आपको कि एसिमिलेशन करेगा और एकोमोडेशन करेगा। और एकोमोडेशन और एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है आपका कि जो बच्चे का पुराना ज्ञान है उस पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ेगा, जबकि एकोमोडेशन का काम होता है कि जो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने के बाद उसमें जो मॉडिफिकेशन करेगा। एग्जाम्पल के लिए कि जो जैसे बच्चे ने अभी बताया था कि कुत्ते को देखा है और बिल्ली को देखा है, ठीक है, लेकिन अब वो कुत्ते को तो देखा है, जानता है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन है उसके पास, लेकिन बिल्ली की इंफॉर्मेशन उसके पास में नहीं है। अब वो क्या है, उसने देखा कि ये जो जानवर उसने जो अभी देखा है वो जानवर क्या नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा उसने पहले से देखा हुआ है। तो अब उसके दिमाग में क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम पैदा होगा कि फिर अब वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करने की कोशिश करेगा कि उसने देखा कि इस बच्चे, ये जो जानवर है इसके भी 4 पैर हैं, जो उसने पहले जानवर देख रखा है इसके भी 4 पैर हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब इसने इंफॉर्मेशन को ऐड करना शुरू किया। इसने देखा कि इसके कान जो है बाहर हैं, लेकिन उसके कान भी बाहर हैं, ओके। बट अब जो है इसने देखा साउंड, कि ये जो साउंड है इसका साउंड अलग है और उसका साउंड अलग है। जैसे कुत्ता जो है वो भौंकता है और बिल्ली जो है वो म्याऊं करती है। तो यहां पर उसके दिमाग में एक नई इंफॉर्मेशन ऐड हो गई। अब ये जो नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई है उसमें अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे चेंज करेगा और कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढेगा, धीरे कुछ और बातें जज करेगा कि इसका जो है वो मुंह अलग है, कुत्ते का मुंह थोड़ा बाहर की तरफ को निकला होता है, बिल्ली का मुंह जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ को होता है, और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा कम है, जबकि कुत्ते का साइज जो होता है क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा पंजों में भी फर्क है। तो इस तरीके से करके उसने जो है वो एक पूरा का पूरा नई इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर ली। अब नई इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बाद अब उसमें क्या कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई करा कि ये जो जानवर है, जिस जानवर को अभी जो मौजूदा वक्त में देख रहा है और जो जानवर उसने पहले देखा हुआ था, दोनों में फर्क है। अब इसके अंदर जो उसने चेंज किया है कि ये कुत्ता ना होकर के बल्कि क्या है, ये एक बिल्ली है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि उसने क्या कर दिया, अपने उसमें चेंज कर दिया। ऐड किया तो एसिमिलेशन और चेंज किया तो एकोमोडेशन। और जैसे ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का प्रोसेस पूरा होगा तो वहां वो किस पर पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा आपका एडेप्टेशन पर, ठीक है। और जब एडेप्टेशन का प्रोसेस पूरा होगा तो इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, वो ऑर्गेनाइज कर देगा, और ऑर्गेनाइज करने के बाद में किस पर पहुंच जाएगा, वो वापस इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। और इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की जब अवस्था पर पहुंचेगा तो वो अपने डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन की अवस्था से वापस किस पे आ जाएगा, वो यानी कि कंफ्यूजन से वापस क्लियरिटी की तरफ आ जाएगा। इसी प्रोसेस को जो है वो पियाजे ने बताया है कि बच्चा इस तरीके से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। एक तो ये जो टर्मिनोलॉजी है बहुत ज्यादा जो है वो टिपिकल है, इसको आप जो है वो दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि और इसके अंदर क्या क्या किस तरीके की बातें कही गई हैं। फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि पियाजे ने अपनी इस थ्योरी को किन किन स्टेजेस में और कैसे कैसे डिफाइन किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्टेजेस को पढ़ने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जिसमें हमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, उन टर्म्स को हम क्या करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक है सबसे पहले ईगोसेंट्रिक। कहीं कहीं आपने इसको ईगोसेंट्रिक, कहीं कहीं ईगोसेंट्रिज्म पढ़ा होगा, एक ही चीज है वो। इसको हिंदी में कहते हैं आप अहम केंद्रित, ठीक है, अहम केंद्रित। अभी क्या होता है, अहम केंद्रित का मतलब यह है कि अपना पर्सपेक्टिव सही समझना, सिर्फ अपने विचारों को, अपने थॉट्स को क्या करता है बच्चा, यहां पर सही समझता है। कि बच्चा जो है वो क्या करेगा, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को सही समझेगा। क्या कहेंगे आप, सिर्फ केवल अपने विचारों को सही समझना, ठीक है, कि जो बच्चा सोच रहा है, जो कह रहा है, बस वही सही है, वो उसको सही लगता है। जैसे इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने एक बच्चे को जो है वो ऐसी कोई फिगर दिखाई है जिसको अगर आप दो अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरह से मैं खड़ा हूं, यहां से देख रहे हैं तो वो हो सकता है एक सीधी लाइन में नजर आए, और अगर आप बच्चे को दिखा रहे हैं तो वो हो सकता है कि आप उसको, बच्चे को जो है वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन नजर आए। पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि आपने इस तरीके से चीजों को ड्रॉ कर दिया है, तो नजरिया अलग अलग हो जाना। तो वहां पर क्या करेगा बच्चा, वहां कहेगा कि नहीं, मेरा नजरिया क्या है, सही है।
तो जहां पर बच्चा कहता है कि उसके विचार, उसका नजरिया बिल्कुल सही है, उसको आप क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक कहते हैं या ईगोसेंट्रिज्म कह देते हैं। इसी के जैसा सिमिलर होता है एक और, सेंट्रिक। सेंट्रिक इसको कहते हैं हम केंद्रीकरण। केंद्रीकरण। ईगोसेंट्रिक में और सेंट्रिक में फर्क है। सेंट्रिक में क्या होता है, किसी एक ही फीचर को समझना, किसी एक ही फीचर को देख पाना, देखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ये कहें कि ये ब्लैक प्लास्टिक का जो है वो मार्कर है, तो अब बच्चा जो है वो किसी एक ही चीज पर फोकस कर पाएगा। बच्चे के लिए या तो ये मार्कर है, या ये प्लास्टिक का है, या ये ब्लैक कलर का है। लेकिन जैसे अब हमारी क्योंकि एज बढ़ चुकी है, तो हम तीनों अलग अलग फीचर्स को देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि ये ब्लैक भी है, मतलब मीन्स ब्लैक कलर को भी शो कर रहा है, और ये क्या है, मार्कर भी है, और ये प्लास्टिक से भी बना हुआ है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे के लिए ब्लू या ये ऐसे समझ लीजिए कि ब्लैक और पेन और प्लास्टिक तीन अलग अलग चीजें नहीं है, हमारे लिए तीन अलग अलग चीजें। उसके लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, उसके लिए लगेगा कि भाई ब्लैक मार्कर है, दैट्स ऑल। तो यहां पर क्या है कि किसी एक ही फीचर को देख पाता है बच्चा। तो जब बच्चा किसी एक ही फीचर को देख पाएगा, उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि ये बच्चे का केंद्रीकरण है, सेंट्रिक है। इसी का आप वाइस वर्सा कर लीजिए। वाइस वर्सा मतलब अगर बच्चा जो है वो अलग अलग पहलू को भी देख सकता है, अलग अलग फीचर्स को भी देख सकता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रिक। क्या, डिसेंट्रिक। डिसेंट्रिक। विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रिक कहते हैं कि जब बच्चा अलग अलग फीचर्स को देख सकता है, अलग अलग फीचर्स, फीचर्स मतलब खासियत, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स को देख सकता है, ठीक है, देख सकता है। जैसे अभी आपको बताया कि बच्चे के लिए क्या है, जब बच्चा जो है वो, अगर आप उसको बताएंगे कि ब्लैक प्लास्टिक का मार्कर, तो उसके लिए ब्लैक, या तो ये मार्कर है या फिर ये ब्लैक है, एक ही फीचर देख रहा है। लेकिन अगर आपने, जैसे अब हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, आप और हम तो बड़े हो चुके हैं, तो उसमें हम क्या करें कि ब्लैक, प्लास्टिक और मार्कर तीनों अलग अलग फीचर्स हैं, तीनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम तीनों अलग अलग चीजें देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम कि ये बच्चे का क्या है, डिसेंट्रिक है, यानी कि उसका विकेंद्रीकरण कर लिया, चीजों का विकेंद्रीकरण करना। तो यहां पर अक्सर कंफ्यूजन होती है ईगोसेंट्रिक में, सेंट्रिक में और डिसेंट्रिक में। इसको हम स्टेजेस में कहां पर यूज होता है, मतलब कि कौन सी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर डिसेंट्रिक आता है, डिसेंट्राइजेशन आता है, कौन सी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर सेंट्राइजेशन आता है, और कौन सी बच्चे स्टेज के अंदर बच्चे का ईगोसेंट्रिज्म आता है। ये सारी की सारी हम बातें जो है वो डिस्कस करेंगे स्टेजेस के अंदर सही तरीके से। अब एक छोटी सी बात और ये कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो पियाजे ने अपनी जो डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें किस मेथड का इस्तेमाल किया है। आपको शायद याद होगा जब हमने साइकोलॉजी के मेथड के बारे में बात की थी शुरू में ही, तो उस मेथड के अंदर हमने एक पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल मेथड, उसी मेथड का इस्तेमाल किया है, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड। अब लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है कि जिसमें सैंपल हमारा हमेशा एक रहे और टाइम पीरियड अलग अलग हो। सैंपल एक रहे, सैंपल सेम, ठीक है, बट जो टाइम होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, टाइम डिफरेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि प्याजे ने बच्चों का जो एक्सपेरिमेंट किया, 3 बच्चों का एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उनकी हर एक एक्टिविटी को अपनी बुक में, अपने उसमें नोट्स में लिखना शुरू कर दिया। तो बच्चा जब वो छोटा था, मतलब 1 महीने का था, तब भी उसकी एक्टिविटीज को लिखा, 2 महीने का था तब भी, 1 साल का तब भी, 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का और 16 साल तक के बच्चे का उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट्स जो भी उसके ऊपर जो भी ऑब्जर्व किया वो सारी बातों को नोट डाउन कर लिया। तो हमने यहां देखा कि बच्चा यानी कि सैंपल तो क्या है हमारा, सेम है, और जो टाइम पीरियड है वो कैसा है आपका, डिफरेंस है। तो जब टाइम पीरियड डिफरेंट हो और सैंपल सेम हो तो उसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल मेथड। तो प्याजे ने अपने मेथड का जो इस्तेमाल किया है, जो इस विधि का प्रयोग किया है, वो है हमारी कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मेथड।
एक छोटी सी बात अक्सर जो कंफ्यूज करती है, और वो ये कि प्याजे का मानना क्या है, कि प्याजे किस अप्रोच पर काम करते हैं, ये भी बात है। पहले भी आप बात कर चुके हैं हम कि प्याजे जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, मतलब रचनावादी हैं, लेकिन उनका जो मत है, जो वो बात बताते हैं, जो कहते हैं कि वो किस तरीके से बच्चे सोचते हैं या किस तरीके से बच्चों के अंदर लर्निंग होती है, वो कैसे होती है। तो प्याजे कहते हैं कि बच्चों के अंदर पहले थॉट्स आते हैं, ठीक है, थॉट्स आते हैं, देन फिर बच्चों के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मतलब पहले बच्चों के अंदर विचार आते हैं, फिर बच्चों के अंदर क्या होता है, भाषा का विकास होता है, ठीक है जी। तो इसी अप्रोच पर बच्चे जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। या इसको आप दूसरे उसमें इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट मींस विकास होता है पहले बच्चे का, और फिर बच्चे में क्या लर्निंग होती है, सीखना या अधिगम, ठीक है। तो ये कुछ प्याजे की बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, बेसिक टर्म्स थे जिसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम अपनी प्याजे की जो स्टेजेस हैं, जिसके थ्रू उन्होंने पूरी की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है कि बच्चा कहाँ पर कौन कौन से तरीके से सीखता है, सेंस से कब सीखता है, डिसेंट्रलाइजेशन कब आ जाता है, इकोसेंट्रिक कब आ जाता है, कब खत्म हो जाता है, फॉर्मल स्टेज पर कब पहुंचता है, ये सारे के सारे बारे में अब हम जो है वो बात करने वाले हैं उनकी स्टेजेस के लेकर। दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद में अब एक कॉन्सेप्ट और बचता है, वो है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मतलब इसको कहते हैं पलटावी, पलटावी अवस्था। अभी इरिवर्सिबिलिटी या पलटावी होता क्या है? एक्चुअल में दो चीजें होती हैं, एक होता है कंजर्वेशन और एक होता है रिवर्सिबिलिटी। तो पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी जो है वो रिलेटेड है नंबर से, जहां भी कोई दो नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे आप ये कहेंगे कि बच्चा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ये बात उसको समझ नहीं आएगी। रिवर्सिबिलिटी होता है कि जैसे a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, बच्चे को ये बात समझ में आने में प्रॉब्लम होती है। मतलब जैसे अगर आप ये कहेंगे कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, तो बच्चे को ये बात प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम होगी कि 1 प्लस 2 भी क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ये चीज उसके कॉन्सेप्ट में दिमाग में नहीं बैठ पाती है। ये बस रिवर्सिबिलिटी जो है वो नंबर से रिलेटेड है। अक्सर जो है हमें कंफ्यूजन होती है कि रिवर्सिबिलिटी कभी कभी जो है वो किसी मात्रा वाला, जैसे पानी के गिलास वाला कॉन्सेप्ट दे देता है, और कभी जो है वो नंबर वाला कॉन्सेप्ट दे देता है, प्रॉब्लम दे देगा, क्वेश्चन दे देगा आपको। तो वहां पर हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बच्चे का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड है, मींस पलटावी स्टेजेस से रिलेटेड है, या कंजर्वेशन संरक्षण से रिलेटेड है। अब कंजर्वेशन की बात आई है तो पहले हम समझ लेते हैं कि कंजर्वेशन भी क्या होता है। अब अगली चीज है इसके अंदर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जिसे कहते हैं हम संरक्षण। अब कंजर्वेशन जो है वो रिलेटेड है हमारा किससे, मात्रा से, क्वांटिटी से, रिलेटेड विद क्वांटिटी, मात्रा से संबंधित है। जैसे मात्रा मींस जैसे हम किसी चीज को नापते हैं, तोलते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा, इस तरह का एक एग्जांपल है, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, और उसी गिलास के पानी को जब किसी बोतल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाएगा, तो क्या होगा, बच्चा उस बोतल के पानी को कम बताएगा और गिलास के पानी को ज्यादा बताएगा। क्यों? अगर गिलास का जो कंसेप्ट है, गिलास जो है वो ज्यादा पतला है और लंबा है, और बोतल जो है वो चौड़ी है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गिलास है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई जो है वो कम है लेकिन लंबाई क्या है, ज्यादा है। तो इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, जबकि एक आपके पास कोई दूसरा बर्तन हो सकता है जिसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब दोनों में सेम पानी है, बिल्कुल समान मात्रा में पानी भरा हुआ है, और इसका पानी यहाँ तक है, ठीक है। तो बच्चा कौन से वाले पानी को ज्यादा बताएगा, बच्चा उस पानी को ज्यादा बताएगा जो उसको ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये वाला गिलास वाला पानी उसको ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई जो है उसको ज्यादा नजर आ रही है। इसको कहते हैं हम कंजर्वेशन। इसका एग्जांपल और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं आप। आपने देखा होगा घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको आप जब पैसे देते हैं, तो पैसे देते टाइम पर
जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में 1 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का भी सिक्का है, ठीक है, तो 5 रुपए का सिक्का 1 रुपए के सिक्के के मुकाबले कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, वो 5 रुपए का सिक्का नहीं पकड़ेगा बल्कि 1 रुपए का सिक्का पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको 1 रुपए का सिक्का जो है वो थोड़ा सा आकार में कैसा है, बड़ा है, तो उसको लगता है कि जो चीज बड़ी है एक्चुअल में उसकी वैल्यू भी बड़ी है। बस इतना समझ में आने की बात है। तो कंजर्वेशन जो है वो बेसिकली इसी बात को बताता है कि मात्रा, जो बच्चे के दिमाग में या बच्चे को जो चीज की मात्रा ज्यादा दिखाई दे रही है एक्चुअल में बस वही चीज उसको क्या लगती है, ज्यादा लगती है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक टर्म्स हैं और कंडीशंस हैं जो पियाजे ने अपनी स्टेजेस के अंदर एक्सप्लेन की है, अपनी थ्योरीज के अंदर एक्सप्लेन की है। अब ये सारी स्टेजेस, ये सारी जो टर्म्स हैं स्टेजेस में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आती है, किस तरीके से बच्चे के अंदर डेवलप होती है, कहाँ पर आकर के बच्चा कंजर्वेशन सीख जाता है, कहाँ आकर बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है या कोई और अदर चीज आ जाती है, इसके बारे में अब हम डिटेल के साथ में डिस्कस करने वाले हैं पियाजे की स्टेजेस के अंदर। क्लियर है ये बात? ओके।